सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल के माध्यम से सभी पशुपालक भाइयों के साथ एक डेयरी फार्म से जुड़ी और जानकारी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम मार्केट में हर एक कोई बूस्टिन को लेकर पीछे लगा हुआ है। कुछ मेरे यूट्यूबर भाई तो ऐसे जिनको बूस्टिन का असल मतलब ही नहीं पता है कि बूस्टिन है या बूस्टिंग है। उनको ये नहीं पता है कि ये है क्या क्या का, तो वो भी पता नहीं लोगों को बहकाने के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। बूस्टिन ऐसे मिलेगा, बूस्टिन उसने लगा दिया, बूस्टिन फलाने लगा दिया। लेकिन आज मैं इसका बूस्टिन का जो इसके अंदर आरबीएसटी यानी कि सोमेटोट्रोपिन साल्ट होता है, इसका पूरा इतिहास आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जिन भाइयों ने कहा था कि फलां देश में अलग से ये लगता है, फलां देश में अलग से लगता है, तो सारी मैं ये चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा ताकि आपको आगे कोई किसी प्रकार का डाउट ना रहे। पहले मैं बता दूं, मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल इसका कोई समर्थन नहीं करता, ये इलीगल है, इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और मैं तो एक और रिक्वेस्ट करता हूँ अपने वेटरनरी डिपार्टमेंट से, जो पशु स्वास्थ्य कल्याण है भारत सरकार का, कि इसका जिसको भी पता लगे उसके साथ कोई ना कोई जो है कार्रवाई जरूर की जाए। भाई ये जब अवैध है तो क्यों लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखें, साथ के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के अपडेट मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1937 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका इतिहास क्या रहा है पहले वो हम जान लेते हैं। 1937 में BST यानी कि बोवेन सोमेटोट्रोपिन, ठीक है जी, के प्रशासन को डेयरी मवेशियों में शतन कोशिका मृत्यु को रोककर दूध देने वाली गायों में दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए इसको दिखाया गया था। फिर बात आती है डायरेक्ट वहां से 1980 के दशक तक, जो कि कृषि में बहुत सीमित था, क्योंकि हार्मोन का एकमात्र स्रोत गो जातीय वंशों से था, गोवंश से था। इस दौरान हार्मोन की का कार्य का ज्ञान बढ़ता गया, लोगों को नॉलेज होता गया। फिर आगमन आता है बायोटेक्नोलॉजी का। अग्रणी बायोटेक कंपनियों में से एक जेनेटेक 1981 में बूस्टिन के लिए जीन की क्लोनिंग और पेटेंट कराने में सफल रही। उसके बाद मोनसेंटो भी कोई कंपनी उसी तरह पर काम कर रही थी, जो कि 1979 में जेनेटेक को के पेटेंट को लाइसेंस देने और BST के एक पूर्ण संयोजक संस्करण के विकास पर सहयोग करने के लिए जेनेटिक के साथ एक समझौता करती है, जिस प्रक्रिया पर मोनसेंटो कंपनी 300 मिलियन का निवेश करने की कहती है। उसके बाद बात आती है, दोनों कंपनियों के ने BST जीन को ई क्लोन में क्लोन करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। फिर बैक्टीरिया बायोरिएक्टर उगाए गए जो फिर से टूट जाते और RBST को अलग अलग कर देते। ये एक डीपली साइंस का जो है मैं क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं मोटा मोटा सा आपको बताते हूँ। जिस इंजेक्शन योग्य जो हार्मोन उत्पादन करने के लिए शुद्ध किया जाता था, ठीक है जी, जिस इंजेक्शन को का जो है उपयोग हार्मोन को शुद्ध करने के लिए किया जाता था, उन्हें पहला क्षेत्रीय परीक्षण परिणाम 1981 में इस BST को लेकर अपना प्रकाशित कर दिया था। फिर बात आती है कि लिली, अमेरिकन साइनामाइड, अपजान और मोनसेंटो सभी ने FDA को RBST यानी कि बूस्टिन बाजार में आवेदन जमा किए बूस्टिन को लेकर, और FDA ने 1986 में इन अनुप्रयोगों के मानव सुरक्षा घटक को अपनी समीक्षा पूरी की और RBST उपचारित गायों को मांस को लेकर उन्होंने कहा कि मांस तक तो ये जहाँ तक बीफ का या मीट का उपयोग होता है वहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद फिर उनको भी मजबूती के साथ ये देखना था कहीं भी इसका कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने फिर जांच की, अध्ययन की और जो है फिर प्रकाशित किया, इसको लेकर जो है कोई न्यूज प्रकाशित की, जिसमें सीनेटर पैट्रिक लेही के अनुरोध पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संस्थान द्वारा 1990 में RBST की सुरक्षा पर एक अभूतपूर्व सम्मेलन किया। फिर RBST और मोनसेंटो, क्योंकि इन्होंने खर्च बहुत ज्यादा किया था, उनको जो है आवेदन को मंजूरी दे दी और मोनसेंटो ने RBST ब्रांड नाम पांसीलैंक लॉन्च कर दिया इस चीज को लेकर। इसके बाद फिर बात आती है भाई
ये जहाँ जहाँ पर लॉन्च हुआ, जहाँ पर जो है ये यूज़ किया गया, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिर बात आती है इसकी डेयरी फार्मरों का कि इसके साथ दुर्व्यवहार क्या रहा है। पुन गो जातीय सोमेटोट्रोपिन, गो जातीय एक वृद्धि हार्मोन का कृत्रिम रूप है दूध बढ़ाने को लेकर। यह अमेरिका सहित कई देशों में एक कृत्रिम पशु दूध निकालना के रूप में उपयोग के लिए गैर कानूनी है। हालांकि उपभोक्ता वरीयता, पशु कल्याण और नई तकनीक के संदेह के कारण यूरोप के अधिकांश हिस्सों में इसका उपयोग प्रतिबंधित है। जो किसान सिंथेटिक हार्मोन का उपयोग करने का विकल्प चुनते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह इनपुट के बिना, यानी कि ज्यादा खर्चे के बिना दूध उत्पादन को बढ़ाता है। हालांकि उत्पाद सुरक्षा और पशुधन दुरुपयोग दोनों की चिंताओं ने डेयरी मवेशियों आरबीएसटी के सतर को परखने में नए तरीकों के लिए नई चर्चा करने के लिए प्रेरित किया। एक प्रस्तावित विधि में सीरम में आरबीएसटी बाध्यकारी एंटीडोट की उपस्थिति या अनुपस्थिति की मात्रा निर्धारित करना शामिल है। ठीक है जी, जो जिसको बेबाक जो यूज कर रहे हैं, ये चीज उनके लिए है। हालांकि इस पद्धति के लिए नियमित रूप से रक्त के नमूने लेने की आवश्यकता होती है और इस प्रकार कुछ आलोचकों द्वारा माना जाता है कि यह बहुत आक्रामक है। अन्य वैकल्पिक तरीकों के विकास जारी है। ऐसा ही एक उदाहरण फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में डब्ल्यू थैचर द्वारा परीक्षण किया गया। गायों के दूध के नमूने एकत्रित किए गए और आरबीएसटी एंटीडोट की उपस्थिति के लिए उनका सीधा विश्लेषण किया। डेयरी मवेशियों में आरबीएसटी के प्रति जो है प्रतिक्रिया करते हैं और दूध के नमूनों पर इम्यूनोसार्बेंट परीक्षण में सकारात्मक परीक्षण उन्होंने अपने दूध बेचने को लेकर दिखाए। फिर इन नमूनों को जो है पाश्चुरीकृत दूध के नमूनों से जुड़े परीक्षणों ने भी लगातार परीक्षण दिखाए और इम्यूनोग्लोबुलिन आरबीएसटी के साथ अभी भी पता लगाने योग्य और एंटीबॉडी में मौजूद होने के बावजूद अलग अलग है। तो इस तकनीक की व्यवहार पर अनुसंधान साथ ही अन्य कई डेयरी मवेशियों में आरबीएसटी के सतर की निगरानी के साथ डेयरी में साधन के रूप में डेयरी उद्योग में पशुधन के प्रति व्यवहारिकता, लाभप्रदता और मानव का मुद्दा अभी तक ये बना हुआ है। फिर बात करते हैं हम कि कौन कौन से देशों में इसके लेकर क्या क्या जो है बातचीत चली हुई है। तो 2008 में ओहियो के कृषि विभाग ओडीए ने डेयरी उत्पादों में आरबीएसटी मुक्त के रूप में लेबलिंग के उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जब दूध वहां पर निकाला जाता था, मार्केट में भेजा जाता था, तो उस पर लेबल लगाया कि आरबीएसटी के बिना का यह दूध है। तो फिर उन्होंने इस चीज पर प्रतिबंध लगा दिया ओहियो में, क्योंकि इसे उपभोक्ता के लिए भ्रामक माना गया। हालांकि इंटरनेशनल डेयरी फूड एसोसिएशन और ऑर्गेनिक ट्रेड एसोसिएशन ने दावा किया कि ओडीए का प्रतिबंध उपभोक्ताओं को यह तय करने की अनुमति नहीं देकर पहले संशोधन का उल्लंघन किया कि क्या वे दूध को सुरक्षित मानते हैं, और बिल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जिला अदालत ने ओहियो के पक्ष में सारांश निर्णय दिया। यह निष्कर्ष निकला कि एक लेबल के रूप में आरबीएसटी का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से भ्रामक था, क्योंकि इसका तात्पर्य उन उत्पादों के बीच एक रचनात्मक अंतर है जो आरबीएसटी के साथ उत्पादित होते हैं और जो यानी कि नेचुरल दूध में और कृत्रिम दूध में पूरा एक फर्क है। तो इसलिए जो है कोर्ट ने भी उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। फिर बात आती है पेंसिल्वेनिया की। 2007 में पेंसिल्वेनिया के एक नियमन अपनाया जिसमें आरबीएसटी के साथ जो दूध निकाला गया था उसके लेबल को लेकर उसकी भी प्रथा 2007 में पेंसिल्वेनिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और पेंसिल्वेनिया के कृषि सचिव डेनिस वोल्फ के उपाय के समर्थन में एक बयान दिया। यह निषेध 1 जनवरी 2006 को लागू होना था, लेकिन एक टिप्पणी के बाद दिशा निर्देशों को केवल आरबीएसटी दावों पर प्रतिबंध लगाने के लिए समायोजित किया गया था। उसके बजाय उन दावों की अनुमति नहीं दी गई कि किसान ने आरबीएसटी का उपयोग नहीं करने और ऐसे दावों के साथ एक आविष्करण जैसे आरबीएसटी लगाए हो और बिना आरबीएसटी आए जो है का जो दूध है, नेचुरल दूध है गायों के दूध में,
उन्होंने वहां पर कोई ज्यादा फर्क जो है अपना दूध बेचने को लेकर नहीं दिखाया। इसके बाद फिर बात आती है प्रतिबंध इसको कब कैसे लगा। RBST बूस्टिन सोमेटोट्रोपिन, ठीक है जी, बोवाइन सोमेटोट्रोपिन को कनाडा के बाजार में कम से कम 2000 से 1990 से यूरोपीय संघ ने अनुमति नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और अर्जेंटीना ने भी RBST के जो है उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। बोवाइन सोमेटोट्रोपिन। FDA विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने स्वतंत्र रूप से कहा कि RBST गायों के डेयरी उत्पाद और मानव मांस उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। RBST के पशु कल्याण प्रभावों पर यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट में कहा कि इसका उपयोग अक्सर गायों में जब होता तो अनावश्यक दर्द, पीड़ा और बहुत गंभीर मास्टाइटिस और यहाँ तक कि पैरों से जुड़ी समस्याएं और प्रजनन संबंधी समस्याएं भी इस चीज से गायों में जो है देखने को मिलती हैं। और ये जो मैंने आपको बताया, फिर 1990 में यूरोपीय संघ के सभी देशों ने इसकी बिक्री पर रोक भी लगा दी। 1 जनवरी 2000 से इसे स्थायी प्रतिबंध में बदल दिया गया था कि भाई आज के बाद इसको कोई यूज नहीं करेगा। निर्णय पूरी तरह से पशु चिकित्सा संबंधी कानूनी और संधियों पर आधारित था। 1999 में प्रकाशित एक गहन रिपोर्ट में RBS से जुड़े विभिन्न मानव स्वास्थ्य जोखिमों का विस्तार से विश्लेषण किया। कनाडा के स्वास्थ्य बोर्ड हेल्थ कनाडा ने पशु स्वास्थ्य पर चिंताओं का हवाला देते हुए कनाडा की डेयरियों पर उपयोग के लिए RBST को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप एक परीक्षण जानवर में कम से कम खुराक 0.2 मिलीग्राम एक दिन की 14 सप्ताह के बाद, हालांकि बोर्ड ने कहा कि यह मामला अति संवेदनशील है और जो चिंताएं उठाई गई हैं उन पर भी जो है विचार करना जो जरूरी है। पैनल को मानव सुरक्षा के बारे में चिंता का कोई जैविक रूप से प्रशंसनीय कारण नहीं मिलता है और RBST को कनाडा में बिक्री के लिए फिर अनुमोदित वहां पर नहीं किया जाता है। तो ये थी एक बूस्टिन को लेकर कि बूस्टिन आज से नहीं 1937 से ये मार्केट में लॉन्च था। मैंने कंपनियों के नाम भी आपको बताए हैं क्योंकि जो चीज़ आज हवा चला हुआ मार्केट में बूस्टिन लोग पीछे लगे हुए हैं बूस्टिन लगाने को लेकर, क्योंकि 1937 से में ये पहली बार आया था। फिर 1987 में इस पर आगे 1980-81 में इस पर फिर आगे काम किया जाने लगा। तब सबसे पहले कुछ ऐसा नहीं था। फिर इसके जो है साइड इफेक्ट देखने को मिले अनेक देशों में, तो तकरीबन सभी देशों में ये बैन है और इलीगल तरीके से लोग इसका फिर भी यूज कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे खतरनाक चीज का उपयोग अपने जो है डेयरी फार्म में ना करें, जिससे दूध का भी नुकसान और जो उस मांस खाया जाता है उसका भी नुकसान बहुत ज़्यादा जो है मानव प्रजाति को है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी बूस्टिंग मेरे हिसाब से, इससे आपको भी कुछ ना कुछ चीज़ें अवश्य समझ में आएंगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के अपडेट मिलते रहें और साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव भी छोड़ सकते हैं।